दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदी नेट JRF क्लास। मैं आदित्य पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है रासो काव्य। रासो काव्य जब हम नाम लेते हैं तो सबसे पहला जो शब्द है रासो, उस पर विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। विभिन्न विद्वानों ने इस शब्द के विषय में अपनी अपनी बात रखी है। इसका मूल शब्द कौन सा है या रासो शब्द किस शब्द से बना है, इस पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। सबसे पहले गार्सा दे तासी ने रासो को राजसूय शब्द से बना मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री राजयश शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल रसायन शब्द से, नंद दुलारी वाजपेयी रास शब्द से, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से, राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस शब्द से, माता प्रसाद गुप्त रासक शब्द से और गणपति चंद्र गुप्त रासक शब्द से। इन विद्वानों ने इन शब्दों से रासों की व्युत्पत्ति मानी है। अब हम विचार करेंगे कि प्रमुख रासो काव्य कौन कौन से हैं और उनकी कुछ विशेषता अगर है तो क्या क्या है। सबसे पहला जो रासो काव्य है वह है दलपति विजय। रासो काव्य सबसे पहला आता है खुमान रासो, जिसके कवि हैं दलपति विजय। 9वीं शती की यह रचना है और यह वीर रस प्रधान काव्य है। नरपति नाल की रचना बीसल देवरासो 1212 ईस्वी में रची गई थी। यह श्रृंगार प्रधान रचना है। सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देवरासो में किया गया था। रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। हालांकि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जब हम पढ़ते हैं और अंत में जब बीसल देवरासो के विषय में वे लिखते हैं कि हाँ यह मूलतः श्रृंगार काव्य ही है। फिर आते हैं कवि केदार भट्ट, जिसने लिखा है जय चंद्र प्रकाश 1224 ईस्वी में, वीर काव्य है। जगनिक परमाल रासो 1230 ईस्वी में लिखा गया काव्य है, वीर काव्य है। परमाल रासो के विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि यह परमाल रासो है, इसे आल्हा भी कहते हैं। आल्हा खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किया था चार्ल्स इलियट ने 1865 में। चार्ल्स इलियट फर्रुखाबाद के जिलाधीश थे। परमाल रासों में आल्हा और ऊदल दो वीरों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड बरसात में गाया जाता है। अगले कवि हैं चंद्र बरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक बहुत बड़ा काव्य लिखा है। 69 सर्ग हैं और वीर काव्य यह है। मधुकर भट्ट ने जयमयंक जस चंद्रिका लिखा 1243 ईस्वी। इसके बाद 3 और महत्वपूर्ण कवि हैं जिनका नाम है शारंगधर, नल्हसी, श्रीधर। शारंगधर ने लिखा है मीर रासो। नल्हसी ने विजयपाल रासो लिखा है। यह वीर काव्य है। 42 छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं। श्रीधर ने रणमल्ल छंद लिखा है 454 और वीर काव्य है और 70 छंद लिखे गए। अगली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत सारे विद्वानों में, यानी यह रचना बहुत ही विवादास्पद रही है। सबसे पहली बात जो इससे विवाद से जुड़ी है वह है इसकी प्रामाणिकता। उसके बाद इससे संबंधित जो बातें हैं वह हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले तो पृथ्वीराज रासो के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा यह हमें देख लेना है। हिंदी के प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, यह कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि कहा गया है इन्हें। प्रामाणिकता के विषय में 3 मत हैं। कुछ लोगों ने इस ग्रंथ को प्रामाणिक माना है, कुछ ने अप्रामाणिक माना है, कुछ ने अर्ध प्रामाणिक माना है। प्रामाणिक के पक्ष में श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं,
मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं, कर्नल टाड हैं। अप्रमाणिक मानने वाले में से रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदास, देवी बजाज, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और बूलहर हैं। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा। 69 छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं और छप्पई का विशेषज्ञ माना जाता है चंद्रबरदाई को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यह शुक शुकी संवाद रूप में रचित महाकाव्य है। इस पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने पूरा नहीं किया था, इसीलिए चंद्रबरदाई के पुत्र ने, जिनका नाम जलहन है, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। बच्चन सिंह ने इस महान ग्रंथ के विषय में कहा है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। दोस्तों, इस प्रकार हमने रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण काव्यों पर विचार किया, जिसमें से जिन काव्यों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पृथ्वीराज रासो है, उसकी प्रामाणिकता पर बहुत ही विवाद रहा है और यह विवाद कभी भी किसी निश्चित बिंदु पर नहीं पहुंच सका है। फिर भी विद्वानों में जो आपने देखा कि 3 मत प्रचलित हैं, प्रामाणिकता, प्रामाणिक है, अर्धप्रामाणिक और अप्रामाणिक। तो इन्हीं 3 मतों को हम लोगों ने देखा और इसके अतिरिक्त रासो काव्य परंपरा में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वह इसके अतिरिक्त नहीं बनते हैं और जो बनेंगे वो भविष्य में देखे जाएंगे, लेकिन अभी तत्काल हमें इतना ही जानना है। इसके बाद हम लोग एक वीडियो और साहित्य इतिहास के आदि काल के अंतर्गत समझेंगे, जो कि फुटकल रचनाएं हैं, जिसमें विद्यापति आते हैं, जिसमें अमीर खुसरो आते हैं, फिर कुशल लाभ की कुछ एक रचना, ढोला मारूरा रूल दोहा आदि जो भी रचना है, जो एक ही वीडियो में, अगले वीडियो में समाप्त सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे भक्ति काव्य और भक्ति काल, यानी भक्ति काल के अंतर्गत हम लोग ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ेंगे, प्रेमाश्रयी पढ़ेंगे, राम और कृष्णाश्रयी, इन चारों खंडों को हम लोग पढ़ेंगे आसानी से, ढंग से, और इसी तरह हम लोग पढ़ते जाएंगे और इसी तरह हम लोग इसकी तैयारी करते जाएंगे। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सब्र के साथ इसे सुना और इसे देखा, और इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो पर कोई भी कमेंट करना हो कमेंट करें, किसी प्रकार का सुझाव हो सुझाव दें, किसी प्रकार की कोई समस्या हो समस्या लिखें। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।